आज अंतरजाल नगर शहर रंग बिरंगा रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे किसी चित्रकार ने काले कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। कस्बे के निवासी शाम के कार्यक्रम की तैयारियों में इधर उधर भाग रहे थे। शहर के स्टेडियम के अंदर और बाहर लोडेड ट्रक देखे जा सकते थे। लोग अपने स्टॉलों में बैनर और लाइट लगा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे कालीन बिछा रहे थे। हर कोई सालाना आयोजित किए जाने वाला अंतरजाल नगर मेले की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये मेला जनहित एनजीओ द्वारा आयोजित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हर निवासी अपने अपने तरीके से मदद कर रहा था। अजय एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे दौड़ रहे थे, ये देखने के लिए कि सभी बैनर और लाइटें लग गई हैं कि नहीं और उनके भी उपकरण जगह पर हैं या नहीं। वे इस साल मेले के मुख्य विषय को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्होंने खुद इसे चुना था। डिजिटल अधिकार है मानव अधिकार। विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और विभिन्न स्टॉलों पर गेम खेलने के लिए लोगों को पहले डिजिटल अधिकारों पर पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने 2 सप्ताह लगा के ये पूरी योजना तैयार की थी, जिससे शहर के लोग मजेदार तरीके से डिजिटल अधिकारों के बारे में जान सकें। हाल ही में हुई सभी घटनाओं के कारण वो बहुत चिंतित थे और चाहते थे कि इस विषय पर लोगों को और जानकारी मिले। सभी स्टॉलों की जांच करने के बाद वो पंजीकरण डेस्क की ओर गए, जहां उन्होंने कृतिका को हड़बड़ी में काम करते देखा। इतनी हड़बड़ी में अजय ने कृतिका को देखा और कहा, अरे कृतिका, क्या हुआ? तुम इन सभी कागजातों को क्यों देख रही हो? कृतिका, अजय सर, मुझे लगता है कि मैंने डिजिटल राइट स्टैम्प को खो दिया है। मुझे यकीन है जब मैं यहाँ आई तो मैंने उसे कार में से ही उठा लिया था, लेकिन अब मुझे वो नहीं मिल रहा है। अजय, क्या तुम इस मोहर की बात कर रही हो जो कागजों के उस ढेर के ठीक ऊपर है? वो दाईं ओर की मोहर की ओर इशारा करते हैं। कृतिका, अरे हाँ, भगवान का शुक्र है कि मुझे मिल गया। मैं बिना किसी कारण के डर रही थी। अजय भैया, मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ ठीक हो जाए। अजय ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। चूंकि वॉलंटियर के रूप में कृतिका का पहला प्रोजेक्ट था, वो समझ सकता था कि वो इतना घबरा क्यों रही थी। उन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल पर एक आखिरी नजर डाली और फिर कार्यक्रम के लिए तैयार होने के लिए अपने घर चले गए। 2 घंटे बाद जब वो वापस स्टेडियम आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरा स्टेडियम ठहाकों से चहचहा रहा था। कुछ लोग विभिन्न स्टॉलों पर गेम खेल रहे थे, अन्य लोग स्ट्रीट फूड का आनंद ले रहे थे, कुछ क्विज शो में भाग ले रहे थे और कुछ पहले से ही पोस्टर प्रतियोगिता के लिए अपने चार्ट पेपर बिछाना शुरू कर चुके थे। अजय ने मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश किया और सबसे पहले उसे बधाई देने वाले व्यक्ति डाकघर के प्रमुख राकेश चाचा थे। अरे अजय, मुझे कहना होगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये पूरा स्टेडियम इतना जीवंत दिख रहा है। कौन जानता था कि इस उम्र में मैं डिजिटल अधिकारों पर एक मेले के आयोजकों में से एक होऊंगा। अजय ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चाचा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आपके डाकघर में कुछ पार्सल लेने आया था। आपने सही समय पर सही सवाल पूछे और देखिए, अब मैं जनहित एनजीओ में डिजिटल राइट्स शिक्षक बन गया हूँ। मुझे तो उन सवालों को उठाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो मैं डिजिटल अधिकारों के बारे में सोच भी नहीं पाता। राकेश चाचा ने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने वो सवाल आपसे किए, लेकिन आपकी वजह से अब पूरा शहर डिजिटल दुनिया के बारे में और कैसे इस डिजिटल दुनिया के नागरिकों के पास कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ये बात सुनकर अजय ने कहा, वाह राकेश चाचा, इस बात के लिए अब मैं आपको साइन अप चाट स्टॉल का एक अतिरिक्त फूड कूपन देता हूँ। मुझे पता है कि वो आपके सभी पसंदीदा भोजन परोस रहे हैं। राकेश चाचा ने कहा, सचमुच? धन्यवाद अजय, मैं मेले में और चीजें देख लेता हूँ। अजय ये देखना चाहता था कि सभी स्टॉल कैसे चल रहे हैं। पंजीकरण डेस्क पर कृतिका के साथ चेक इन के बाद उन्होंने अपने कूपन लिए और सीधे स्मार्ट सॉल्यूशन के स्टॉल पर चले गए। उनके स्टॉल के ठीक बाहर भारी भीड़ थी। बड़े पर्दे पर जो दिखाया जा रहा था उससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। गेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से स्मार्ट सॉल्यूशंस ने 2 खिलाड़ियों वाला डिजिटल गेम बनाया था। प्रत्येक खिलाड़ी को उम्र, शैक्षिक पृष्ठभूमि, लिंग, वरीयता आदि जैसी जानकारियां दर्ज करके ऑनलाइन अपना एक प्रोफाइल बनाना था। और जब भी कोई व्यक्तिगत डेटा दर्ज किया जाता तो स्क्रीन पर एक पद चिन्ह दिखाई देता और वे आगे बढ़ते। लेकिन इस व्यक्तिगत डेटा को पूरी स्क्रीन पर साझा करने से बचने के लिए बीच बीच में उन्हें कठिन पासवर्ड चुनना, ऑनलाइन दिखने वाले संकेतों को पढ़ना आदि जैसे कार्यों को पूरा करना था। प्रतिस्पर्धी मजबूत पासवर्ड पर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। अजय हंसते हुए सोच रहे थे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में जानने का ये कितना दिलचस्प तरीका है। तभी अचानक उनकी नजर दूसरे स्टॉल के बगल में लगे बोर्ड पर पड़ी। ज्ञानचंद सरकारी स्कूल के छात्र आप सभी को हमारा नाटक देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। इंटरनेट तक पहुंच, मेरा और तुम्हारा अधिकार, रात 8 बजे मुख्य मैदान में।
स्टेडियम के एक कोने में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। लोग नगद पुरस्कार जीतने की उम्मीद में टीमों में अपना पंजीकरण करा रहे थे। इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन सत्यवती स्वायत्त महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा किया जा रहा था। सभी प्रतिभागियों ने इस क्विज प्रतियोगिता की मेजबानी कृतिका का स्वागत किया। सभी को नमस्कार। क्या आप डिजिटल अधिकारों के बारे में जानते हैं? प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। स्क्रीन पर एक प्रश्न फ्लैश होगा। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो अपने सामने टेबल पर रखे बजर को दबाएं। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। कृतिका ने उत्साहित स्वर में ये बात कहा। और आपका पहला सवाल है, जब कोई हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करता है और हमारी सहमति अनुमति के बिना हमारी ओर से पोस्ट करता है तो निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन होता है? और आपके लिए विकल्प है। विकल्प ए है शिक्षा का अधिकार, विकल्प बी समान संसाधनों का अधिकार, विकल्प सी गोपनीयता का अधिकार, विकल्प डी इंटरनेट एक्सेस का अधिकार। एक टीम ने तुरंत बजर की आवाज दबाई और चिल्लाया, ये विकल्प सी है। हाँ, विकल्प सी का चयन करें। और टीम 5 को इस सही उत्तर के लिए एक और अंक मिलता है। अब अगला सवाल हमारे दर्शकों के लिए है। ये आसान सा है। यदि आप कॉमेडी हॉल में अजय सर के सत्र में शामिल हुए थे तो आप जानते ही होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एक सही उत्तर और आप एक छोटा पुरस्कार जीत सकते हैं। तो मेरा सवाल है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? कौन सा डिजिटल अधिकार इसके अंतर्गत आता है? श्रोताओं में से एक आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा नाम तुषार है और मैं एक छात्र हूँ। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है ऑनलाइन कोई भेदभाव नहीं हो, जो हम अक्सर देखते हैं। केवल एक प्रकार या सूचना के स्रोत के लिए कोई विशेष प्राथमिकता ना होना। चुनने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। हमें ये चुनने का अधिकार है कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वो भौतिक दुनिया में हो या डिजिटल दुनिया में हो। जैसे अजय सर ने समझाया था, बाजार में बड़े किराना मार्ट और छोटे किराना स्टोर होते हैं। जो कंपनियां पैसा प्राप्त करके इस बाजार को चलाती हैं, वे बड़े मार्टों का पक्ष लेंगी और छोटे स्टोरों की दृश्यता कम करेंगी। नतीजन इन छोटे स्टोरों में ग्राहक कम होंगे और लोग स्थानीय उत्पादों की खोज नहीं कर पाएंगे। ये चुनना हमारे अधिकार है कि हम कौन सी जानकारी ऑनलाइन देखना चाहते हैं और इस अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में हमारे पास अपनी आवाज उठाने की जिम्मेदारी भी है। कृतिका ने तुषार का उत्तर सुन के कहा, बहुत अच्छे, कृपया तुषार के लिए ताली बजाएं। अद्भुत उत्तर दिया इसने। तुम इस पुरस्कार के पात्र हो, कृपया आओ और इसे ले लो। तालियां बजती रहीं। क्विज को आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुद को ऑनलाइन अभिव्यक्ति करने का सही तरीका है? और आपके लिए विकल्प है। विकल्प ए हिंसक विरोध प्रदर्शन ऑनलाइन आयोजित करें, विकल्प बी दूसरों की राय का सम्मान करते हुए अपने विचारों को साझा करना, विकल्प सी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली पोस्ट साझा करें, विकल्प डी किसी के बारे में मान हानिकारक झूठी बातें पोस्ट करना। बजर बजता है, डिंग। आवाज विकल्प बी है। एक टीम ने जवाब दिया, मैंने अपने स्कूल में भी इसका अध्ययन किया है। हमें अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, लेकिन जहां संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, वहीं ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है, जैसा कि किसी को बदनाम नहीं करना, शालीनता और नैतिकता का पालन करना, ऑनलाइन डाली गई सामग्री को समाज को उत्तेजित नहीं करना चाहिए या सामाजिक व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहिए। और टीम 3 को सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। भीड़ बहुत जोर से चिल्लाती है और ताली बजाती है। अजय अगले स्टॉल पर जाते समय एक उत्साहित आवाज सुनता है, आओ नगर की ध्वनि रेडियो स्टेशन से जुड़े, फेक न्यूज वॉरियर बने, सोचो समझो फिर शेयर करो। अजय ने कंफ्यूज होकर पूछा, आरिफ, फेक न्यूज वॉरियर क्या होता है? आरिफ ने कहा, अरे अजय सर, दूषित पानी से कोविड फैलने के बाद गलत सूचना शहर में सभी के साथ साझा की गई थी। उसके बाद नगर की ध्वनि ने हमारी टीम हमारे स्वयं सेवकों को रखना चाहती थी, जो हर हफ्ते 2 बार लाइव कार्यक्रम करेंगे, जहां वे झूठी खबरों का मुकाबला करेंगे और अंतरजाल नगर के निवासियों के साथ तथ्यों को साझा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आपने जो कहा था उससे मैं प्रेरित हुआ, जबकि हमें ऑनलाइन जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पसंद की जानकारी का उपभोग करने और साझा करने का अधिकार है। ये सत्यापित करना हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ कौन सी जानकारी साझा करते हैं। हमें प्राप्त होने वाली प्रत्येक जानकारी को दूसरे के साथ साझा करने से पहले सत्यापित करना चाहिए। आरिफ ने अपनी बात रखते हुए ये बात कह दिया।
अजय ने कहा, बिल्कुल सही, और ये हमारे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर सोचने या जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। अजय ने आरिफ से अपनी बातचीत खत्म की और पोस्टर प्रतियोगिता क्षेत्र की ओर बढ़ गए। इस पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छात्रों, युवाओं, वयस्कों सभी की मौजूदगी को वो देख सकते थे। जब उन्होंने विषय के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि इसका विषय निगरानी बंद करो है। उन्होंने एक पोस्टर को देखा जो थोड़ा अलग दिख रहा था और कलाकार से पूछा कि इसका क्या मतलब है। कलाकार ने कहा, मैंने इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है सर कि कई बार कंपनियां हमारी सहमति के बिना हमारे व्यक्तिगत डेटा को अन्य कंपनियों के साथ अपने खुद के लाभ के लिए साझा करती हैं। यहाँ मैंने कंपनी के 2 टावर बनाए हैं जो एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत डेटा साझा कर रहे हैं और नागरिक नाराज हो रहे हैं। निगरानी का कोई भी रूप हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनियों को गोपनीयता के नियमों का पालन करना चाहिए और उनके नियमों और शर्तों और यहाँ तक कि गोपनीयता सेटिंग के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी है सर। ये बात सुनकर अजय के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। वो कलाकृति को देखकर दंग रह गए और निगरानी और निजता के अधिकार के बारे में कलाकार के ज्ञान से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने पोस्टर की सराहना की और बैता गांव के मछुआरा समुदाय द्वारा लगाए गए स्टॉल की ओर चल दिए। मॉनिटर स्क्रीन के माध्यम से उनके स्टॉल पर आने वाले और गुजरने वाले लोग बैता गांव में रहने वाले समुदाय द्वारा किए गए कार्यों को देख सकते थे। नगर की ध्वनि रेडियो स्टेशन और जनहित एनजीओ की मदद से समुदाय अपनी संस्कृति और भाषा का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम हो गए थे। स्टॉल के पास अजय को एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा और उसने कहा, अजय बेटा, मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। सबसे पहले हमें इस मेले में आमंत्रित करने और एक स्टॉल लगाने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम अपने कुछ पारंपरिक हार, कंगन, टोकरियां आदि भी बेच रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारी संस्कृति को बनाए रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। अजय ने कहा, श्रीनिवास दादा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अधिकारों में से एक है और हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। सभी व्यक्तियों और समुदायों को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी बनाने, प्रसारित करने और साझा करने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करने का अधिकार है, क्योंकि भाषा भी हमारी पहचान का एक हिस्सा है। ये स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्ति करने के लिए हमारे अधिकार से भी जुड़ी हुई है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने अन्य समुदाय इस ज्ञान की कमी के कारण अपनी खुद की संस्कृति, प्रथाओं से वंचित हो रहे होंगे। तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी सूचित करें। चाय की प्याली पर दोनों खूब हंसे। अजय के विदा होने से पहले बैता समुदाय के लोगों ने अजय को एक हार भेंट दिया। हमारे साइन अप चाट स्टॉल से चाट की एक प्लेट का आनंद लेने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल दुनिया के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अजय को सुरेश ने चाट स्टॉल के पास खड़े होते ही कहा। अजय ने कहा, जरूर, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सुरेश की मां ने कहा, ठीक है, बच्चों को विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है और ये पहल किसने शुरू की है? अजय ने कहा, ये एक आसान सा सवाल है। हेल्पलाइन नंबर 1098 है और ये पहल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है। एक अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए अजय, माता पिता के रूप में हमें डिजिटल दुनिया और इसके पास जो कुछ भी है उसके बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन अपराध के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और ऑनलाइन उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में भी जानना चाहिए। अजय ने कहा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। हम साइबर अपराध के लिए विशिष्ट शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे सुरेश? सुरेश ने कहा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर। उन्होंने दौड़कर अजय को चाट की थाली दिलवाई और उनसे डिजिटल दुनिया के बारे में कुछ और सवाल पूछे। अजय उन सभी का जवाब देकर खुश था। नाटक शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। अजय पंजीकरण डेस्क की ओर गया। वो सोच रहे थे कि कृतिका और अन्य लोग कैसे काम कर रहे हैं। डेस्क पर पहुंचने के बाद उन्होंने डेस्क के सामने लोगों की लंबी लाइन देखी। उन्होंने तुरंत कृतिका से पूछा, यहाँ क्या हुआ? लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? कृतिका ने कहा, अजय सर, बहुत अच्छी खबर है। कुछ स्टॉलों ने हमसे संपर्क किया और हमें अतिरिक्त कूपन प्रिंट करने के लिए कहा है। इसलिए हमने अतिरिक्त उपहार, फूड कूपन जीतने के लिए लोगों से यहीं पे डिजिटल अधिकारों पर सवाल पूछने का फैसला किया। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? क्या आप थोड़ी देर यहाँ संभाल सकते हैं जब तक मैं कार की ओर जाती हूँ और अतिरिक्त कूपन लेकर आती हूँ? तभी एक ग्राहक अजय के पास आता है। अजय उस ग्राहक से कहता है, हेलो मैम, आप किस स्टॉल का कूपन लेना चाहेंगी? ओह, सोशल मीडिया स्टॉल का। लेकिन कृपया हमें आप इस प्रश्न का उत्तर दें। हमें ये बताएं कि उस अधिकार का क्या नाम है जो हमें ऑनलाइन समूह बनाने की अनुमति देता है। ग्राहक महिला ने कहा,
समूह बनाने और ऑनलाइन इकट्ठा होने का अधिकार ये नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध करने और संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अजय खुश होता है और कहता है, ये लो सोशल मीडिया स्टॉल के लिए आपका कूपन। तभी अगला ग्राहक आता है और अजय उनसे कहता है, हेलो सर, आप कौन से स्टॉल का कूपन चाहेंगे? ग्राहक कहता है, सुरक्षा स्टॉल का। अजय, अच्छा, तो कृपया हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें। आप ऑनलाइन ठगी से खुद को कैसे बचा सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे फिशिंग। ग्राहक ने कहा, सबसे पहले किसी भी ईमेल या संदेश पर क्लिक ना करें जो संदिग्ध लगता है। ऐसी वेबसाइट ना खोलें जिसके आगे पैडलॉक ना बना हो, और दूसरे व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। तीसरा, फिशिंग हमलों से बचने के लिए नियमित रूप से पासवर्ड अपडेट करें। और अंत में, अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो अपने बैंक, वित्तीय संस्थान या कार्ड कंपनी से संपर्क करें। आप साइबर अपराध की रिपोर्ट में cyber.gov.in पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अजय ने कहा, बहुत बढ़िया, ये रहा आपका कूपन। मुख्य मैदान की ओर बढ़ने से पहले हम एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे। सरकार संविदा कर्मियों को ऑनलाइन कैसे पहचानती है? एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और कहा, सरकार श्रम कानूनों को लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी शामिल होंगे। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 समाज के इन वर्गों को मान्यता देती है। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए और उनका डेटाबेस बनाने के लिए सरकार द्वारा श्रम नामक वेब आधारित पोर्टल भी विकसित किया गया है। अजय ने कहा, बधाई हो सर, ये रहा आपका कूपन। पंजीकरण डेस्क अब बंद है। अब समय हो गया है ज्ञानचंद सरकारी स्कूल के बच्चों के नाटक का। दिन का अंत छात्रों के एक समूह द्वारा एक छोटे से नाटक के साथ हुआ। उन्होंने अपनी कहानी में दिखाया कि कैसे डेटा नदी ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था और इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा था। उन्होंने दिखाया कि कैसे इंटरनेट उपकरणों तक पहुंच ना होना, खासकर बच्चों के मामले में, उनकी शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है। ये उन्हें उनके सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है, जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य मानवाधिकार। नाटक का मुख्य संदेश दूसरों को ऑनलाइन उपलब्ध अवसरों और संसाधनों से अवगत कराना है। गोपी को अंतिम संदेश देते देख अजय खुश हुए, जबकि हम सभी डिजिटल दुनिया, डिजिटल नागरिक होने के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उससे जुड़ी हर चीज के बारे में बात करते हैं। ये सब इंटरनेट का उपयोग करने के अधिकार के साथ शुरू होता है, क्योंकि इसके बिना जो इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए कोई डिजिटल दुनिया है ही नहीं। करिश्मा, डिजिटल राइट्स दुनिया में हमने बहुत कुछ सीखा। नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, ऑनलाइन अपने अधिकारों के बारे में, फेसबुक के बारे में, स्कैमर के बारे में, फ्रॉड कॉल के बारे में, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इस डिजिटल दुनिया से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। बिल्कुल, और हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं के अगर उनके किसी भी कार्यक्रम को लेकर के कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो उनका स्वागत है हमारे नंबर 7897313131 पर। हाँ, और इसी के साथ डिजिटल राइट्स की ये यात्रा, यानी कि ये प्रोग्राम का आखिरी एपिसोड था, और हम इस प्रोग्राम से आपसे विदा लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अगर आपको डिजिटल राइट्स के बारे में कोई भी बात, कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव देना हो, तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं 7897313131 पर। इसी के साथ ही समय हो गया है विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को हमारा नमस्कार।